वेलकम स्टूडेंट्स। अब तक हम एवोल्यूशन की 3 थ्योरी पढ़ चुके हैं। लेमार्क की थ्योरी एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की, डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और ह्यूगो डिवरीज की जो म्यूटेशनल थ्योरी है उसको हम स्टडी कर चुके हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारी फाइनल लास्ट थ्योरी। इसे हम नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं। ये कंप्लीट थ्योरी है। इसके बाद हमें और कोई थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इवोल्यूशन की, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये इवोल्यूशन में जितने भी प्रोसेसेस हैं, जहाँ कहीं पर भी डाउट्स है और जहाँ कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, उन सभी का जवाब इस थ्योरी से हमें मिल जाता है। इसे नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं। इसे हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। बच्चों, कन्फ्यूज नहीं होना है। एक पहले केमिकल सिंथेसिस थ्योरी और दी गई है, पर वो केमिकल सिंथेसिस थ्योरी इनिशियली जब आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया था उस समय दी गई थी। तो वो सिंथेसिस अलग है और ये सिंथेसिस अलग है। वो केमिकल सिंथेसिस था, वो ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड था, ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है। इसे हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या इसे हम मॉडर्न सिंथेसिस भी कहते हैं। सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इसलिए कहा गया है इसे क्योंकि इसमें डार्विन की ही थ्योरी को हम रीसिंथेसाइज करते हैं। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई सेवरल साइंटिस्ट, फिशर, हेल्डेन और राइट। ये 3 इसमें मेन कंट्रीब्यूटर है और डोबेजेंस्की जो है उसका भी इसमें कई बार नाम लिया जाता है। बट अदरवाइज अगर हम बात करें डोबेजेंस्की को हटा दें तो जो 3 मेन साइंटिस्ट हैं वो फिशर, हेल्डेन और राइट है। बच्चों, ये जो नियो डार्विनिज्म दिया गया था ये 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में दिया गया था, यानी 1901 से लेकर 1910 के बीच में ये थ्योरी दे दी गई थी इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर। ये वो टाइम था जब तक डार्विन की थ्योरी आ चुकी थी। उसके बाद जो हमारा मेंडल था उसने भी मेंडल्स लॉ दे दिए थे, लेकिन 1900 में मेंडल्स के जो लॉ थे उनकी रीडिस्कवरी भी हो चुकी थी और साथ ही साथ ह्यूगो डिवरीज ने अपनी म्यूटेशन थ्योरी भी दे दी थी। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है ये इन सभी साइंटिस्ट के जो वर्क थे, इनकी जो थ्योरीज थी, उनके जो कॉन्सेप्ट्स थे, उनका कंपोजिशन है, उनका जिस्ट है या उनका एक्सट्रैक्ट है। और इन सभी थ्योरीज के कॉम्बिनेशन से हमारा ये नियो डार्विनिज्म बनता है। तो इसमें ह्यूगो डिवरीज का भी रोल आएगा, इसमें मेंडल का भी रोल आएगा और इसमें ऑफ कोर्स डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है उसका तो रोल आएगा ही। बच्चों, ये थ्योरी हमारे लिए समझना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर आप इस थ्योरी को समझ जाते हैं तो आपको बेसिकली ये समझ में आ जाएगा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। हर सवाल का जवाब आपको इस थ्योरी से मिल सकता है। तो मैं आपको इस थ्योरी को समझाने की कोशिश करूंगा और बड़ी मज़ेदार भी है। अगर आप थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन पूरा देंगे, 1-1.5 घंटा जब जितना भी लगेगा, हम 2 पार्ट में करेंगे चाहेंगे होगा तो आप भी चाहे तो इसे 2 पार्ट में स्टडी करें। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको मन लगा के समझेंगे, इंटरेस्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन और आपको इवोल्यूशन समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि अभी भी हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में कुछ लेक्यूनाज हैं, हमारे म्यूटेशन की जो थ्योरी है ह्यूगो डिवरीज की उसमें भी कुछ लेक्यूनाज है, तो हम सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। लेकिन अब इस थ्योरी के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इवोल्यूशन होता क्या है। ये भी अभी हमें एग्जैक्टली हम डार्विन के अकॉर्डिंगली बात करें तो डार्विन तो कहता है कि डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, ह्यूगो डिवरीज कहता है कि सडन चेंजेस होने से इवोल्यूशन। तो हमें अभी ये भी क्लियर नहीं कि एग्जैक्टली इवोल्यूशन क्या है। इस थ्योरी से हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि हमें इवोल्यूशन किसको कहना चाहिए, व्हाट इज़ एग्जैक्टली इवोल्यूशन और ये इवोल्यूशन कैसे होता है। फाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, मैंने यहाँ 3-4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखिए, इन स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आप किसी फील्ड में गए, रैबिट्स हैं वहाँ पर खूब सारे, आपने उस रैबिट की पॉपुलेशन को देखा। आप देखते हैं कि वो जो रैबिट्स हैं वहाँ पर उनकी स्किन में कोई एक पर्टिकुलर कलर है, ग्रे कलर हो रहा है उनकी स्किन का, और आप हर 2 महीने या 6 महीने में उस रैबिट की पॉपुलेशन को ऑब्ज़र्व करने जाते हैं। वहाँ जो रैबिट्स हैं उनको काउंट भी करते हैं, उनके स्किन के कलर को भी ऑब्ज़र्व करते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों से रेगुलरली आप वहाँ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आप वहाँ विजिट करते हैं और आप ये देख रहे हैं कि वो जो रैबिट्स हैं उनकी स्किन का जो कलर है, ग्रे कलर, वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। वो ग्रे से थोड़ा डार्क होता जा रहा है या ब्लैक होता जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, हो सकता है 5 सालों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम तो एक एग्जांपल की तौर पर ले रहे हैं कि मान लीजिए ऐसा हो रहा होगा। तो इसका मतलब वहाँ क्या हो रहा है बच्चों? मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ इवोल्यूशन हो रहा है। सो हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन द इवोल्यूशन नाउ? अगर किसी पॉपुलेशन में, आप जिस फील्ड में गए हैं, जिस फार्म में गए हैं, वहाँ रैबिट की एक पॉपुलेशन है और वहाँ के पॉपुलेशन में कोई कैरेक्टर में चेंज आ रहा है,
ओके, ये तो अच्छी बात है कि आपने 5 साल में वो कैरेक्टर ऑब्जर्व कर लिया, आपको खुद अपनी आंखों से दिख गया कि वो स्किन का जो कलर है वहाँ चेंज हो रहा है। मे भी पॉसिबल, अगर आप एलिफेंट जैसा एनिमल ले लो तो आपको तो 10 पीढ़ियाँ, आपको 10 बार जन्म लेने पड़ेगा, जब जाके आप किसी पॉपुलेशन में कैरेक्टर में चेंज देख पाओगे। लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि आप अगर इस थ्योरी को सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही जनरेशन में आप ये फाइंड आउट कर लेंगे कि रैबिट एलिफेंट की कोई पॉपुलेशन है तो वहाँ पर इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, कोई चेंजेस उसमें आ रहे हैं या नहीं, ये आपको सब समझ में आ जाएगा। तो एनीवे, वी आर कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल। रैबिट वाला एग्जांपल लिया है, रैबिट इसलिए लिया है कि लाइफ स्पान रैबिट का छोटा होता है और बहुत रैपिडली वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आप उसकी पॉपुलेशन में जो कैरेक्टर है उसके चेंज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बच्चों, आप ये इवोल्यूशन बेसिकली होता क्या है, तो अगर किसी पॉपुलेशन के किसी कैरेक्टर में कोई चेंज आ रहा है तो हम कहेंगे कि उस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रहा है। ओके, आपने क्या देखा कि उनकी स्किन का कलर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, लाइट से डार्क की ओर हो रहा है। आप ज़्यादातर पहले 5 साल पहले गए थे तो मोस्ट ऑफ द रैबिट्स वर लाइट कलर्ड और नाउ दे हैव बिकम डार्क कलर्ड मोस्ट ऑफ द रैबिट्स। तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन के किसी कैरेक्टर में कोई चेंज आ रहा है और इसका मतलब वो पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही है, उसमें इवोल्यूशन हो रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, और जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो ये बच्चों कि अगर पॉपुलेशन के किसी कैरेक्टर में चेंज आ रहा है, मानकर चलिए बॉडी का कोई भी कैरेक्टर हो, जो बाहर दिख रहा है वो कैरेक्टर हो, चाहे या बॉडी के अंदर की बायोकेमिकल रिएक्शंस हो या फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो, कैसा भी कैरेक्टर हो, कोई भी आप यहाँ पर ट्रेड ले लें, हर ट्रेड के पीछे एक जेनेटिक बेसिस होता है। अगर उसकी पॉपुलेशन का कोई कैरेक्टर चेंज हो रहा है, देयर इज़ ए चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टर, इसका मतलब उनके एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। दिस इज़ द न्यू पॉइंट। एलिल्स क्या होते हैं, ये तो आई थिंक आपने जेनेटिक्स पढ़ी है, तो एलिल्स के बारे में तो आपको पता होगा कि किसी जीन की जो 2 डिफरेंट फॉर्म्स होती है, जो अल्टरनेट फॉर्म्स होती है, उन्हें हम एलिल्स कहते हैं। और एलिलिक फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है उसका मतलब होता है कि पॉपुलेशन कैरेक्टर में चेंज आ रहा है। वाइस वर्सा ले सकते हो आप, पॉपुलेशन कैरेक्टर में चेंज आ रहा है, इसका मतलब उनके जीन्स के जो एलिल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा होगा डेफिनेटली। या आप उल्टा भी समझ लें, आपको अगर पॉपुलेशन कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कैरेक्टर है, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर है, बायोकेमिकल कैरेक्टर जो बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है, पर आपको अगर उसके जो कैरेक्टर है उसके एलिल्स के बारे में पता है और उसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उस पॉपुलेशन के कैरेक्टर में कोई ना कोई चेंज आ रहा है और इसका मतलब वो पॉपुलेशन इवॉल्विंग है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, एक चीज़ तो क्लियर हो गई यहाँ, इवोल्यूशन क्या होता है, चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टर या चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर पॉपुलेशन के किसी कैरेक्टर में चेंज आ रहा है, इसका मतलब उस कैरेक्टर के एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा होगा, और अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है मतलब उस पॉपुलेशन के कैरेक्टर में चेंज आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो गए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि इन 5 सालों में आपने उसको देखा, उस रैबिट की पॉपुलेशन को ऑब्जर्व किया, तो ऐसा क्या हो रहा है, किस कारण से एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, बिकॉज दैट इज द फोर्स बिहाइंड द इवोल्यूशन। यहाँ इन पहले 2 स्टेटमेंट में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पहले 2 स्टेटमेंट में मैंने आपको ये बताया कि इवोल्यूशन क्या होता है, चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टर, पॉपुलेशन के किसी कैरेक्टर में चेंज आ रहा है या पॉपुलेशन के एलील्स में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन हो रहा है, दैट पॉपुलेशन इज इवॉल्विंग। बट एग्जैक्टली द क्वेश्चन तो ये है कि इवोल्यूशन क्यों होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टर। ये पॉपुलेशन के कैरेक्टर में जो आपने 5 सालों में चेंज ऑब्जर्व किया है वो किस कारण से हुआ है, या उस पॉपुलेशन में जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आया वो किस कारण से हुआ है। तो उसके जवाब ये हैं बच्चों कि जो पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी है उसमें जो चेंज होते हैं वो या तो नेचुरल सिलेक्शन के कारण हो सकते हैं, या वो म्यूटेशन के कारण हो सकते हैं, या वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण हो सकते हैं, या वो जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो के कारण हो सकते हैं, और या फिर वो जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण हो सकते हैं। ऑल दीज आर द फोर्सेज behind evolution. All these are the forces which cause change in allelic frequency of a population, and the change in allelic frequency of a population result in the change in population character, and due to change in population character we can say that the population is evolving. Okay, तो ये हमारे पास एक इतना सा पार्ट है, ये बेसिकली कंप्लीट समरी है हमारे इस न्यू डार्विनिज्म की, लेकिन अब इसको हमें सीखना पड़ेगा। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है हमारी न्यू डार्विनिज्म का, हमारी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का। अब इसमें हमारे पास, मैं इसको कैसे सिखाऊंगा आप समझ लीजिए, हम कैसे इसको आगे चलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये
एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी भी पॉपुलेशन में आप एलिलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, और उसके बाद मैं आपको हार्डी विनबर्ग लॉ पढ़ाऊंगा जिसने एक इक्विलिब्रियम के बारे में बताया, एलिलिक फ्रीक्वेंसी के इक्विलिब्रियम के बारे में बताया, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि ये जो 5 फैक्टर्स हैं हमारे पास यहाँ, फोर्सेस जो हैं, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट, जितने भी ये हमारे पास यहाँ 5 फोर्सेस हैं, इनकी वजह से एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंजेस कैसे आते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ एलिलिक फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों लेट्स बिगिन विद द कैलकुलेटिंग एलिलिक फ्रीक्वेंसी। देखिए हमारे पास यहाँ एक स्टेटमेंट दे रखा है हमने कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, यू नो हमारे पास किसी भी जीन के 2 एलील होते हैं। आपने मेंडलिज्म पढ़ा ही होगा, आपको पता होगा। जैसे पी प्लांट जो हमारा मटर का प्लांट है जिस पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें भी हमारे पास टॉलनेस का जो कैरेक्टर है उसके 2 एलील्स थे, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए थे सब में अल्टरनेट 2-2 एलील्स थे, एक डोमिनेंट एलील होता है, एक रेसेसिव एलील होता है। तो एलील्स के बारे में तो आप जानते ही हैं बच्चों। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि कई जीन्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 से ज़्यादा एलील्स भी होते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म भी होता है। जैसे ब्लड ग्रुप के केस में आपने देखा होगा कि एक ही जीन के उस समय 3 एलील्स हैं, तो मल्टीपल एलीलिज्म भी होता है। हम यहाँ जो पढ़ेंगे इवोल्यूशन में, जो थोड़ी बहुत जेनेटिक्स पढ़ेंगे, हम जो जेनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं उसे हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि हम बेसिकली एक पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम किसी इंडिविजुअल की इनहेरिटेंस की बात नहीं करेंगे, हम पॉपुलेशन में ओवरऑल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी कहते हैं। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, पर्टिकुलरली जो नियो डार्विनिज्म है उसका। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ कि हमारे पास किसी भी जीन के नॉर्मली 2 एलील होते हैं। आप किसी को कैपिटल टी से, किसी को स्मॉल टी से, किसी को कैपिटल आर से या स्मॉल आर से, कैपिटल डब्ल्यू या स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल जी या स्मॉल जी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उन एलील्स को, उन जीन्स के एलील्स को। यहाँ हम मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास 2 एलील है, तो एक हम एलील को हम कैपिटल ए बोल रहे हैं यहाँ, जैसा कि आप देख सकते हो, और एक हमारे पास स्मॉल ए होगा। तो किसी भी एलील के, किसी भी जीन के 2 एलील हैं यहाँ पर, डोमिनेंट और रेसेसिव। लेकिन जब हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो हम उनको कैपिटल ए, स्मॉल ए इस तरह से नाम नहीं देते। हम नॉर्मली जो कैपिटल ए होता है उसके लिए हम ये स्मॉल पी रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्मॉल पी का मतलब हो गया ये डोमिनेंट एलील है, और ये जो स्मॉल क्यू आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, ये रेसेसिव एलील के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम फ्रीक्वेंसी करेंगे किसी भी एलील के कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान रखें कैपिटल टी की जगह हम, या जो भी कैपिटल ए, कैपिटल जी, कैपिटल आर, जो कोई भी वर्ड कैपिटल होगा, जो भी डोमिनेंट एलील होगा उसके लिए तो हम ये देखिए यहाँ पर पी लेटर यूज़ करेंगे, और जो रेसेसिव एलील होता है उसके लिए हम यहाँ पर क्यू वर्ड यूज़ करेंगे, स्मॉल क्यू वर्ड लेटर यूज़ करेंगे। फाइन बच्चों, अब देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं किसी भी एलील की पॉपुलेशन में, हम फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप यहाँ देख सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ पी। हाँ, यहाँ हमारे पास 2 एलील है ना बच्चों, एक पी है और एक क्यू है। तो मान लीजिए आप पी की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलील्स ए के कितने एलील है हमारे पास, एंड टोटल नंबर ऑफ एलील्स कितने हैं, तो उसको टोटल नंबर ऑफ एलील से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, आप तो बड़ी बड़ी फिजिक्स पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, रॉकेट कैसे उड़ता है वो आपको पता है। तो ये तो हमारे लिए बड़ा ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पी निकालनी है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ एलील ए, पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल ए को। तो हमारे पास टोटल कितने कैपिटल ए हैं उसको आप डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ एलील से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ए प्लस टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ए से आप उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब ऑब्वियसली अगर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास उस पॉपुलेशन में टोटल मेंबर्स कितने हैं, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन मेंबर्स का जीनोटाइप क्या है। अब मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे हमें बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद वन एग्जांपल कि मान लीजिए आपके पास एक पॉपुलेशन है और उसकी जो साइज़ है सिर्फ 200 मेंबर्स है उसमें, ओके। तो छोटा सा एक एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूँ, एक पॉपुलेशन है और उसकी साइज़ है 200 मेंबर्स है उसमें, और वहाँ पर हमारे पास कोई एक जीन ले लेते हैं उस पॉपुलेशन में, और उस जीन में जो
तीन कंडीशन बन सकती है, आपने मेंडलिज्म पढ़ा है, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, या होमोजाइगस रेसेसिव होंगे, या हेट्रोजाइगस होंगे। तो हमें पता चला कि उस पॉपुलेशन में कैपिटल एम वाले, यानी ये एम क्या है यहाँ, कैपिटल एम डोमिनेंट एलील को शो कर रहा है, मतलब ये पी को शो कर रहा है। ओके, तो एम वाले जो मेंबर्स हैं वो 114 हैं, और जो हेट्रोजाइगस हैं उनके 76 मेंबर्स हैं, और जो हमारे पास होमोजाइगस रेसेसिव वाले हैं उनके हमारे पास 10 मेंबर्स है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 6 4, ये टोटल हमारे पास 200 मेंबर्स हो गए। तो ये 200 मेंबर्स हमको पता चल गया कि पॉपुलेशन की साइज़ ये है, और उसमें जो कितने मेंबर्स कौन से हैं, उनके जीनोटाइप क्या है, वो हमें यहाँ पता चल गए। ओके, तो अब आपको मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ पी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पी निकालनी है। तो बड़ी सिंपल सी है, फॉर्मूला ऊपर वाला आप लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ पी निकालने वाले हैं। तो अब जरा आप देखिए इस फॉर्मूले में सबसे ऊपर क्या लिया हुआ है, नंबर ऑफ एलील्स ए। तो यहाँ आप निकालें कि टोटल नंबर ऑफ एम कितने हैं। तो आप टोटल नंबर ऑफ एम कैसे निकालोगे, ये जो हमारे पास 114 मेंबर्स हैं, ध्यान से सुनना, ये जो 114 मेंबर्स हैं, ईच मेंबर इज हैविंग 2 कैपिटल एम, है ना, क्योंकि डिप्लॉयड होते हैं। ये जीनोटाइप क्या है, एम यानी दोनों एलील कैपिटल एम वाले हैं। तो हमारे पास अगर हम टोटल नंबर ऑफ कैपिटल ए निकालना चाहते हैं, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखी, टोटल नंबर ऑफ कैपिटल ए एलील कितने हैं, तो बड़ा सिंपल सा रहेगा, आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार 114 से। तो ये जो आपके पास 114 मेंबर हैं, हर मेंबर के पास 2 कैपिटल एम है यहाँ, तो 114 इंटू 2 कर दिया, प्लस ये जो 76 मेंबर्स हैं, हर एक के पास एक कैपिटल एम है और एक कैपिटल एन है। कैपिटल एन का मतलब यहाँ पर रेसेसिव एलील है बच्चों। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, 76 को और लिख देंगे यहाँ पर। 76 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 76 मेंबर्स हैं उसमें हर एक के पास सिर्फ एक ही कैपिटल एम है, दूसरा तो फिर उनके पास एन वाला है, यानी रेसेसिव एलील है। फाइन, समझ में आ गया आपको बच्चों। प्लस ये आगे मुझे अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे पास तीसरे मेंबर्स हैं, ये वाले जो एन वाले जो मेंबर्स हैं, इनके पास तो डोमिनेंट एलील है ही नहीं, तो ये मैं यहाँ नहीं लिखूँगा। नाउ लेट्स डिवाइड विद द टोटल नंबर ऑफ एलील्स। अब टोटल नंबर ऑफ एलील्स कितने हैं हमारे पास यहाँ बच्चों, तो हमारे पास क्योंकि 200 मेंबर्स हैं और 200 मेंबर्स में हर एक के पास 2 एलील है, चाहे वो कैपिटल एम हो चाहे कैपिटल एन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर टोटल नंबर ऑफ एलील्स हमारे पास यहाँ 400 हो जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? कैसे, ये 114 मल्टीप्लाई बाई 2 करो, 76 मल्टीप्लाई बाई 2 करो और 10 मल्टीप्लाई बाई 2 करो, तो ये आपके पास टोटल आ जाएंगे 400। तो ये मल्टीप्लाई मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, आप मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे कि ये 400 कहाँ से आया। तो हमारे पास टोटल 400 है और ये सामने आ जाएगा आपके पास 0.76। ये फ्रीक्वेंसी आ गई है आपके पास स्मॉल पी की, है ना, यानी कि कैपिटल जो हमारा डोमिनेंट एलील है, एम वाला एलील है, एम की एलीलिक फ्रीक्वेंसी यहाँ आ गई। एम की एलीलिक फ्रीक्वेंसी को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक फॉर्मूला यहाँ आपका बनेगा, हमेशा ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी के मामले में अगर 2 ही एलील है तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू हमेशा 1 होगा। यहाँ पर ये जो 0.76 आया, ये आपकी P की फ्रीक्वेंसी आ गई है, 0.76 P की फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो अगर आपको Q की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो Q की फ्रीक्वेंसी 1 माइनस 0.76 हो जाएगा बच्चों। तो Q की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0.24 हो जाएगी। तो यहाँ आपके पास अब हमने 3 फार्मूले, बेसिक 2 फार्मूले हमने यहाँ देख लिया। एक हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, P प्लस क्यू हमेशा 1 रहेगा। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी टोटल तो हमेशा 1 ही रहती है ना बच्चों। और एक हमारे पास ऊपर ये फार्मूला आ गया। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी जीन। समझ में आ गया आपको? हर जीन के 2 एलील हैं। ये फॉर्मूले उन्हीं पर लगेंगे जहां आपके पास किसी भी जीन के 2 एलील्स हैं। अगर मल्टीपल एलीलिज्म वाली कंडीशन है तो फॉर्मूले फिर आपके धीरे धीरे चेंज होते जाएंगे, लेकिन हमें मल्टीपल एलीलिज्म वाले एग्जांपल्स डिस्कस नहीं करने हैं, वो एग्जाम में आपके आएंगे भी नहीं। तो हम तो उन्हीं जीन्स की, उन्हीं एलील्स की एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जहाँ हमारे पास टोटल 2 ही एलील हों, एक डोमिनेंट एलील हो और एक रेसेसिव एलील हो। आई होप आपको यहाँ पर पी का क्या मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा कि जो हमारा डोमिनेंट एलील होता है उसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो हमारा रेसेसिव एलील होता है उसको हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल, अगर आपको P की फ्रीक्वेंसी पता हो तो आप Q की निकाल सकते हो, Q की फ्रीक्वेंसी पता हो तो आप P की निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? हमारे पास एक ये फॉर्मूला है यहाँ पर, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमने यहाँ ऊपर अभी P की फ्रीक्वेंसी निकाल ली,
कैपिटल एम की निकाल ली। यहाँ कैपिटल एम क्या शो कर रहा है, मैं रिवाइज कर देता हूँ। कैपिटल एम यहाँ पर डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एन है यहाँ पर, कैपिटल एन है, ये रेसेसिव एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग द एलीलिक फ्रीक्वेंसी। मैं एक और तरीका आपको समझाऊँ तो बच्चों देखिए, हमारे पास यहाँ एक और मेथड है ये एलीलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का। वही हमारे पास 200 मेंबर्स हैं। तो यहाँ लेट्स सी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एम, यानी इस बार हमने इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इज़ डेजिग्नेटेड एज एफ एम एम ले लें, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, और एम एम की एफ मेंबर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एम निकालनी, इंडिविजुअल्स की निकालनी, एलील की फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल रहा हूँ मैं एक बार। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एम 114/200 हो जाएगा, तो ये आएगी हमारे पास 0.57। सिमिलरली जो हमारे पास हिट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं वो 76 हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0.38 हो गई। और जो हमारे पास होमोजाइगस रेसेसिव हैं वो हमारे पास 10 इंडिविजुअल्स हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी 0.05 हुई है। फाइन, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम, अब हम एलील की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, जिसको आप पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एम प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन, हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन, क्योंकि जो हमारे एम एन की फ्रीक्वेंसी है उसकी हाफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास एक तो हमारे पास एम एलील है और दूसरा उनके पास एन एलील है। तो हमें जो एफ एम एन है उसकी हाफ से हम उसके साथ जोड़ देंगे। तो आप देख लीजिए, हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एम जो ऊपर की तरफ हमने निकाला है 0.57 ले ली हमने, और हाफ इंटू 0.38 कर दिया, तो हमारे पास पी जो है वो 76 हो गया। सिमिलरली हमारे पास अगर हम एन की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, यानी कि हम जो स्मॉल क्यू है रेसेसिव एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एन ले लें, प्लस अगेन यहाँ पर एक बार हम हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन करेंगे, क्योंकि जो एम एन है उनके पास एक एन एलील है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05 प्लस हाफ इंटू 0.38, तो ये हो जाएगा 0.24। तो इट्स अ सिंपल वे, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला नहीं है। सिंपल से ये एलीलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड, मैंने आपको दो तरीके बताए। आई होप कि ये जो ऊपर वाला मेथड है ये आपके लिए ज़्यादा ईजी रहा होगा, कि एक बार आप पी की फ्रीक्वेंसी निकाल लें, और फिर क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है P + Q = 1 होता है, तो उससे हम अगर P की फ्रीक्वेंसी पता है तो आप Q की फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान मेथड रहेगा। बट देन वी हैव वन मोर मेथड। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए बच्चों। तो जो हम हार्डी-विन, अभी जो हमारे पास ये न्यू डार्विनिज्म है, इसमें मैंने आपको सबसे पहले अभी ये समझाया कि एग्जैक्टली एलीलिक फ्रीक्वेंसी होती क्या है किसी भी पॉपुलेशन में। ध्यान रखें, एलीलिक फ्रीक्वेंसी किसी एक इंडिविजुअल की नहीं होती है। एलीलिक फ्रीक्वेंसी किसी पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स में किसी पर्टिकुलर जीन के जो 2 एलील्स हैं, उन एलील का जो परसेंटेज है इन सम सॉर्ट ऑफ वो परसेंटेज या उसकी फ्रीक्वेंसी, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम बच्चों आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हमें एलीलिक फ्रीक्वेंसी अगर समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार हार्डी-विनबर्ग लॉ के बारे में बात करेंगे, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। इसे हम हार्डी-विनबर्ग लॉ या हार्डी-विनबर्ग रूल भी कहते हैं। बच्चों, इस हार्डी-विनबर्ग रूल को समझने से पहले एक चीज़ ध्यान रखें कि ये हार्डी-विनबर्ग रूल किस पर एप्लीकेबल होगा। हम जानते हैं कि कोई भी स्पीशीज़ जो है वो पॉपुलेशंस में डिवाइडेड रहती है। ओके, अलग अलग जो जियोग्राफिकल एरिया में वहाँ पर अलग अलग पॉपुलेशंस होते हैं, और आपको ये भी पता है कि जो यूनिट ऑफ इवोल्यूशन है ये वही पॉपुलेशन जो है वहीं पर इवोल्यूशन होता है, दैट इज़ द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। वेल, हार्डी-विनबर्ग रूल को अप्लाई करने से पहले हम ये समझ लें कि ये हार्डी-विनबर्ग रूल कहाँ एप्लीकेबल होगा। ध्यान से सुने बच्चों, हार्डी-विनबर्ग रूल सिर्फ उन्हीं पॉपुलेशन पर अप्लाई करेगा जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर कुछ हमारे पास वायरसेस वगैरह या कुछ उस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैप्लॉइड है, तो वहाँ ये हार्डी-विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। पहली प्री रिक्वाइजिट कंडीशन जो है वो ये है कि वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए। दूसरे, उनमें जो रिप्रोडक्शन हो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए। अगर एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग कोई पॉपुलेशन है, कोई प्लांट है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर भी हार्डी-विनबर्ग रूल फिर हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन होनी चाहिए।
डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की होनी चाहिए। तीसरा ये कि वो पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो सफिशिएंटली बड़ी होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए। छोटी पॉपुलेशन में ये हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, और नॉर्मली जो नेचुरल साइजेज़ होती है पॉपुलेशन की वो सफिशिएंट होती है, वो लार्ज पॉपुलेशंस ही होती है। इसके अलावा देयर हैज़ टू बी नो ड्राइविंग फोर्स। ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी हमने जो थोड़ी देर पहले ऊपर कुछ फोर्सेस की बात करी है जिनकी वजह से एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में चेंज आते हैं, वो ड्राइविंग फोर्सेस वहाँ ऑपरेट नहीं कर रहे होने चाहिए। दे शुड नॉट बी प्रेजेंट देयर। वो ड्राइविंग फोर्सेस क्या थे कि जैसे हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन एक ड्राइविंग फोर्स की मैंने बात करी है। नेचुरल सिलेक्शन के बाद वहाँ मैंने म्यूटेशन के बारे में बात करी है। म्यूटेशन के अलावा मैंने वहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात की थी। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अलावा वहाँ पर मैंने जीन फ्लो की बात करी, ये जीन फ्लो, और फिर मैंने वहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट की भी बात करी। तो ये जो थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर 5 आपको फोर्सेस बताए हैं बच्चों, ये देखिए यहाँ पर ये आपके पास 5 फोर्सेस हैं। नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये क्या चीज़ें होती है अभी आप घबराएं नहीं, ये मैं इन सभी को मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये सभी चीज़ें अभी आपको नहीं पता है। हाँ, आपको नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पता है, आपको म्यूटेशन के बारे में पता है, लेकिन आपको अभी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या रोल प्ले करता है कुछ पता नहीं है। जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो क्या होता है और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है ये भी अभी आपको नहीं पता है। तो ये सब मैं आपको बताऊँगा। पर हम क्या देख रहे हैं कि ये वो फोर्सेज हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिनसे किसी भी पॉपुलेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। और हमारा जो हार्डी विनबर्ग लॉ है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, वहाँ पर ये हमारी प्री रिक्वाइजिट कंडीशन है कि एक वहाँ पर वो जो ऑर्गेनिजम्स हों वो डिप्लॉयड हो, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हो, लार्ज साइज़ की पॉपुलेशन हो, और वो जो इवोल्यूशन को ड्राइव करने वाले फोर्सेज हैं वो ड्राइविंग फोर्सेज वहाँ नहीं होने चाहिए। यानी नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट वहाँ पर ऑपरेट नहीं हो रहा होना चाहिए। ओके, नाउ कम टू द एग्जैक्टली ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है। बच्चों मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। आप मेरी बात को ध्यान से सुने कि मान लीजिए आप किसी एरिया में गए, किसी फील्ड में गए, किसी फार्म में गए, लार्ज साइज़ की कोई पॉपुलेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, कोई भी वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स ऑपरेट नहीं कर रहा है, और आपने वहाँ जाकर देखा पॉपुलेशन के किसी भी एक कैरेक्टर को आपने ऑब्जर्व कर लिया। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम उसके सारे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करें, पर मान लीजिए आप कोई 1, 2, 3, 4 कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद आप उनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। एलिलिक फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन की कैसे निकालते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो मान लीजिए आपने वहाँ पर जाके उस पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकाल ली। पी की एलिलिक फ्रीक्वेंसी 0.6 आई, और Q की एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो रेसेसिव एलील है उसकी 0.4 आएगी, ऑब्वियसली है ना, P + Q 1 होता है। तो एक की एलिलिक फ्रीक्वेंसी 0.6 आ रही है, दूसरे की एलिलिक फ्रीक्वेंसी 0.4 आ रही है। तो अब हार्डी विनबर्ग लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास ये सारी कंडीशंस वहाँ पर प्रेजेंट हैं तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उस पॉपुलेशन में उस जीन की जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स अगली जनरेशन में भले पॉपुलेशन साइज डबल हो जाए, पॉपुलेशन साइज बढ़ जाए, वो 5,000 से 10,000 हो जाए या 10,000 से 15,000 हो जाए या 20,000 हो जाए, पॉपुलेशन साइज भले ही बढ़ती जाए, लेकिन उस पॉपुलेशन में किसी भी पर्टिकुलर जीन की, मैं तो कह रहा हूँ आपने तो एक जीन ऑब्जर्व किया, हार्डी विनबर्ग ये कहते हैं कि उस पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स हैं और उनके जितने भी एलील्स हैं उनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो होगी वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है उसको सुनिए आप। द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए जीन इन ए पॉपुलेशन विल नॉट चेंज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब यहाँ एक और स्टेटमेंट साथ ही साथ दे रहा हूं, द जीन पूल रिमेन कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली जीन पूल, यानी कि उस पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स हैं और उन जीन्स के जितने भी एलील्स हैं, किसी जीन के 2 एलील होते हैं, किसी के 3 एलील होते हैं, तो पूरी पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स के सारे जीन्स और उन जीन्स के जितने भी एलील्स हैं उनका जो टोटल होता है वो जीन पूल कहलाया जाता है बच्चों। सम टोटल ऑफ ऑल एलील्स ऑफ ऑल जीन्स। ओके, सम टोटल ऑफ ऑल एलील्स ऑफ ऑल जीन्स इज कॉल्ड एज जीन पूल। और वो ये कहते हैं, हार्डी विनबर्ग ये कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन लार्ज साइज की है, डिप्लॉयड है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में दैट पॉपुलेशन
विल रिमेन, उनका जो जेनेटिक पूल होगा, जो जीन पूल होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इसी को हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, या इसी को हम हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। आया समझ में आपको? हम सारे जीन्स के जो सारे एलील्स हैं उनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी को तो कैलकुलेट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम किन्हीं 2, 4, 5, 8, 10 कैरेक्टर को भी अगर हमारे ध्यान में आ रहे हैं, हम उनको देख सकते हैं और उनके उनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, तो हमें पता चलेगा कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, प्रोवाइडेड द पॉपुलेशन इज लार्ज साइज, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड डिप्लॉयड। इज दैट क्लियर? समझ में आया? सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। दूसरा, इसी में आगे वो ऐड ये करते हैं कि अगर आपको एलीलिक फ्रीक्वेंसी पता हो किसी भी पॉपुलेशन में, तो उस पॉपुलेशन में अगर आपको एलीलिक फ्रीक्वेंसी पता है तो वहाँ जो मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स का जीनोटाइप क्या होगा वो बड़ा आसानी से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने हमें एक फॉर्मूला भी दिया है, वो फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट लेट मी राइट। So the second statement is the genotype frequencies of the populations are predictable, मीन्स आप किसी भी पॉपुलेशन के जीनोटाइप को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसमें होमोजाइगस डोमिनेंट कितने होंगे, हिट्रोजाइगस कितने होंगे और होमोजाइगस रेसेसिव कितने होंगे, ये आप पता लगा सकते हो अगर आपको उस पॉपुलेशन की एलीलिक फ्रीक्वेंसीज पता हो। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, द जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ द पॉपुलेशंस आर प्रेडिक्टेबल बेस्ड ऑन एलीलिक फ्रीक्वेंसी। और तीसरा एक स्टेटमेंट इसमें वो और देते हैं बच्चों, और वो ये कहते हैं कि वो तो ये कह रहे हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन एलीलिक फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट, पर मान लीजिए कभी किसी जनरेशन में, ध्यान से सुनना, मान लीजिए कभी किसी जनरेशन में किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन या जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण किसी पॉपुलेशन का जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो डिस्टर्ब हो गई है। मान लीजिए आप ऑब्जर्व कर रहे थे कि किसी जीन की एलीलिक फ्रीक्वेंसी 0.6 और 0.4 चल रही है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और किसी एक जनरेशन में कोई एक फोर्स आया, सडनली आया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, और उस क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट बाद में बताऊंगा, पर मान लीजिए जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ और वहाँ पर जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गई, एलीलिक फ्रीक्वेंसी 0.7 और 0.3 हो गई, डोमिनेंट की 0.7 हो गई और रेसेसिव की 0.3 हो गई, और जो आपका एक्सटर्नल फोर्स आया था अगर वो वापस अब नहीं आता है, वापस एब्सेंस हो गई उस फैक्टर की, तो नाउ इट विल रिमेन एज पॉइंट, अब वो नई पोजीशन पर सेट हो जाएगा। मीन्स अब एलीलिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन 0.7 और 0.3, 0.7 और 0.3, 0.7 और 0.3 यही चलेगी मतलब अगर एक बार डिस्टर्ब हो गया और जिस फैक्टर की वजह से वो डिस्टर्ब हुआ है वो फैक्टर आगे वापस ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी होगी या इक्विलिब्रियम होगा वापस से सेट हो जाएगा विथ ए न्यू फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर? पहले वो 0.6 और 4 पर इक्विलिब्रियम पर सेट हो चुका था, अब वो 0.7 और 0.3 पर सेट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू सेड दैट द इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल, है ना। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस एक जनरेशन में आया, एक बार डिस्टर्ब हो गया और वो एक्सटर्नल फोर्स वहाँ से वापस रिमूव हो गया, तो इक्विलिब्रियम फिर से एस्टेब्लिश हो जाएगा बट एट न्यू फ्रीक्वेंसी वैल्यूज। तो अब हमारे पास यहाँ ये एक उनका थर्ड स्टेटमेंट आ गया, द इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल मीन्स इफ इट इज परटर्ब्ड का मतलब डिस्टर्ब हो गया किसी वजह से, इट विल बी री एस्टेब्लिश्ड विद इन 1 जनरेशन ऑफ रैंडम मेटिंग। ये ध्यान रखना है आपको कि जो हार्डी-विनबर्ग लॉ जो रहेगा वो उसी पॉपुलेशन में ऑपरेट करेगा जहाँ रैंडम मेटिंग है। ओके, मैंने पहले, आप बोलेंगे कि सर आपने पहले रैंडम मेटिंग वर्ड यूज़ नहीं किया, तो मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि यहाँ ध्यान दीजिए, हमने नेचुरल सिलेक्शन एक वर्ड यूज़ किया है। अगर किसी पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को वहाँ पर फेवर किया जा रहा है, कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स वहाँ ऐसे हैं जो ज़्यादा अडप्टेड है, जो ज़्यादा फिट हैं और ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका और बाकी नहीं कर पा रहे हैं, इसका ऑब्वियस मीनिंग ये हो गया है कि वहाँ पर जो मेटिंग हो रही है वो रैंडम मेटिंग नहीं हो रही है। तो ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ध्यान रखें। अगर नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है किसी जगह पर तो इसका मतलब वहाँ पर रैंडम मेटिंग नहीं हो रही है। और हम तो ये बात कर रहे हैं बच्चों की हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम वहीं ऑपरेट करेगा, वहीं काम करेगा जहाँ नेचुरल सिलेक्शन या बाकी के ये जो 4
4-5 हमारे फोर्सेज हैं वो फोर्सेज वहाँ ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो आई एम कमिंग बैक टू द स्टेटमेंट, the equilibrium is neutral means if it is perturbed or disturbed it will be re-established within one generation of random mating at the new allelic frequency. is that clear? fine. अब बच्चों इन्होंने एक इक्वेशन भी दी है जिसे हम हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन कहते हैं। इनकी इक्वेशन जो है डेराइव होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए जो डोमिनेंट एलील वाले जो मेंबर्स हैं होमोजाइगस डोमिनेंट हैं उनके लिए उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, P इंटू पी दैट वुड बी क्यू पी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली जो हेट्रोजाइगस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देखिए P इंटू क्यू एंड Q इंटू पी हो जाएगा। याद करिए आप मेंडलिज्म 2PQ, मेंडल का जो हमारा F2 जनरेशन है आपको याद होगा F2 जनरेशन में दो कैपिटल एक मेंबर कैपिटल टी होगा, दो मेंबर कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे और एक मेंबर स्मॉल टी होगा। जो जीनोटिपिक रेशो है 1:2 2:1 आता है। तो वहीं से ये मेंडलिज्म के बाद क्योंकि मेंडल के जो मेटिंग होती है वो भी रैंडम मेटिंग का प्रोसेस है, वो बिल्कुल हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो करते हैं मेंडल के जो पी प्लांट्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ये आ गया आपको कि फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जो होंगे क्योंकि वो दो होते हैं तो P इंटू क्यू एंड Q इंटू पी तो ये 2PQ हो जाएगा। और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव हैं वो Q इंटू क्यू तो वो Q स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला आता है P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और एक फॉर्मूला हमारे पास पहले ऑलरेडी आ चुका है कि P प्लस Q इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे हार्डी-विनबर्ग जो इक्वेशन है वो ये दोनों हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। अब देखिए ये जो हमारे पास एक सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर, द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉपुलेशन आर प्रेडिक्टेबल बेस्ड ऑन एलिलिक फ्रीक्वेंसी। तो देखिए मैं एक एग्जांपल से, अब क्योंकि हमारे पास हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन आ गई है, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने ये मेंडलिज्म में भी पढ़ी हुई है, ये फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ ही है, बस आपको इतना ही लगाना है, आगे 1 लगाना है। और ये कैसे निकाला है इन्होंने, ये हमारे पास यहाँ पता चल रहा है हमको कि किस तरह से उन्होंने ये पी स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए निकालेंगे तो वो दो मेंबर है, उनके पास 2P होता है तो P स्क्वायर हो गया, देन P इंटू Q इंटू पी ये 2PQ हो जाएगा। और जो होमोजाइगस रेसेसिव होंगे उनके पास Q होता है तो और 2 Q होते हैं तो Q इंटू Q ये Q स्क्वायर आ गया। इज दैट क्लियर? और इनका सम टोटल जो होगा वो 1 माना जाएगा। नाउ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो देखिए हमारे पास अब एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक एग्जांपल है, अ पॉपुलेशन ऑफ 800 इंडिविजुअल्स। एक पॉपुलेशन है हमारे पास जिसमें टोटल 800 इंडिविजुअल्स हैं और वहाँ पर किसी एक डोमिनेंट एलील जो P होता है हमारा उसकी फ्रीक्वेंसी बता रखी है 0.7। नाउ दे आर आस्किंग कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ईच टाइप ऑफ जीनोटाइप। मतलब वहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, हेट्रोजाइगस कितने हैं और होमोजाइगस रेसेसिव कितने हैं। वेल देखिए आप हार्डी-विनबर्ग लॉ का सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी देखिए, उन्होंने यही कहा है कि द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज ऑफ द पॉपुलेशन आर प्रेडिक्टेबल बेस्ड ऑन एलिलिक फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर आपके पास एलिलिक फ्रीक्वेंसी पता है तो आप वहाँ पर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को पता लगा सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है हमें P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। ये देखिए और यहाँ बता रखा है, आप ध्यान अगर देते हैं तो ये किसी की भी हमारे पास जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालने का ये फॉर्मूला है। फाइन, अगर आपको डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है होमोजाइगस डोमिनेंट की तो P स्क्वायर लगेगा, होमोजाइगस रेसेसिव की निकालनी है तो Q स्क्वायर लगेगा। सिमिलरली अगर आपको हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 2PQ लगेगा। यहाँ हमारे पास ये ऑलरेडी एक सवाल है जिसमें हमें टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बता दिए गए हैं, 800 इंडिविजुअल्स हैं और P की एलिलिक फ्रीक्वेंसी बता दी गई है। अब अगर P की एलिलिक फ्रीक्वेंसी बता दी गई है बच्चों तो Q की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो वेरी सिंपल 1 माइनस 0.7 तो Q की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0.3 आ जाएगी। ओके, अब आपने Q की फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। अब आपको वहाँ फाइंड आउट करने हैं कि टोटल वो जो हमारे पास 800 इंडिविजुअल्स हैं उन 800 इंडिविजुअल्स में से होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, यानी F फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल L जो कि हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये कितने होंगे। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, P स्क्वायर है ना, FAA इज इक्वल टू P स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है यहाँ पर FAA इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 0.7 इंटू 0.7 इक्वल्स टू 0.49। ओके, ये आ जाएगी इनकी फ्रीक्वेंसी और आउट ऑफ 800 ये 49 इनकी फ्रीक्वेंसी है तो 0.49 इंटू 800 तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों 392 इंडिविजुअल्स। तो आउट ऑफ
800 इंडिविजुअल्स जो वहाँ पर है बच्चों, उनमें से 392 इंडिविजुअल्स जो हैं ये हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे वहाँ पर। सिमिलरली आप वहाँ पर हेटेरोजाइगस कितने हैं उनकी भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, FAA की फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। तो आप जानते हैं फॉर्मूला है 2PQ। अब 2 कर लें आप इंटू P कितना है हमारे पास, P 0.7 है, और Q आप ऑलरेडी अभी निकाल चुके हैं, Q जो है वो उसकी वैल्यू 0.3 है, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 0.42। और अगर आप देखें कि आउट ऑफ 800 तो 0.42 इंटू 800 तो ये हमारे पास आ जाएगा 336 इंडिविजुअल्स होंगे, ये हेटेरोजाइगस होंगे। ओके फाइन। अब आपसे पूछा जाए कि वहाँ पर होमोजाइगस रेसेसिव, तो बड़ा ही सिंपल है हमारे लिए। होमोजाइगस रेसेसिव के लिए तो कुछ नहीं करना है, आपके पास Q² फॉर्मूला है 0.3 इंटू 0.3 तो ये हो जाएगा आपका 0.09। और इस आपको निकालने हैं टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं, तो 0.09 इंटू 800 कर दें तो ये आ जाएगा आपका 72। और देखिए ये हमारे पास 392 प्लस 336 प्लस 72 तो टोटल ये हमारे 800 इंडिविजुअल्स भी आ गए, पता चल गया। तो आउट ऑफ दिस 800 इंडिविजुअल्स 392 होमोजाइगस डोमिनेंट है, 336 हेटेरोजाइगस है हमारे पास, और 72 होमोजाइगस रेसेसिव है। तो इससे आपको इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूला से ये जो हमारा स्टेटमेंट यहाँ मैंने दिया था वो भी हमारा प्रूव होता है। फाइन बच्चों, तो दिस इज़ व्हाट अबाउट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो मैंने आपको उसकी इक्वेशन भी समझा दी और मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया। बच्चों अब हम, ये तो हो गया हमारा एलिलिक फ्रीक्वेंसी और हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं हम इवोल्यूशन। फाइन। तो अब इवोल्यूशन, इस हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में एक चीज़ ध्यान रखें, एक बार मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने यहाँ पर एक कहानी, एक थ्योरी डेवलप की है न्यू डार्विनिज्म वाली, कहाँ गई, ये रही हमारी। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, क्योंकि हम इतनी देर से मैथमेटिक्स कर रहे हैं, मुझे भी बहुत परेशान करती है मैथमेटिक्स, बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके एनीवे, पर सिंपल मैथमेटिक्स से कोई खास बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं बच्चों कि किसी भी पॉपुलेशन में अगर वहाँ एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, वहाँ पॉपुलेशन के किसी कैरेक्टर में चेंज आ रहा है, पॉपुलेशन कैरेक्टर चेंज हो रहा है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो वहाँ इवोल्यूशन हो रहा है। अब तक हार्डी-विनबर्ग क्या कह रहे हैं, हार्डी-विनबर्ग ये कह रहे हैं कि एक हमारी कोई लार्ज पॉपुलेशन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग रैंडम मेटिंग हो रही है और कोई एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तो जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है सभी जीन्स के सभी एलील्स की जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम रहेगी। भले पॉपुलेशन साइज बढ़ रही हो या कुछ मर गए हो और पॉपुलेशन साइज छोटी भी हो जाए, पर एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंज नहीं आएगा। और एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, हम ये कहेंगे कि वो पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं हो रही है, किसी भी तरह के इवोल्यूशनरी चेंजेस उस पॉपुलेशन में नहीं हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अब आप ध्यान दें कि अगर उस पॉपुलेशन में हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम नहीं दिखाई दे रहा है आपको, आप तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन एलिलिक फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी या रहनी चाहिए। बट आप एक्चुअली जब फील्ड में जाते हैं और एलिलिक फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वहाँ जाकर मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और आपको पता लगता है कि अरे मेरे पेपर में जो मैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी सोच के आया हूँ उससे तो यहाँ पर एलिलिक फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आ रही है, कोई चेंज हो रहा है एलिलिक फ्रीक्वेंसी में, तो इसका मतलब यहाँ मान कर चलिए कि वो पॉपुलेशन इवॉल्विंग है और वो पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। अगर पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन एलिलिक फ्रीक्वेंसी सेम है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन एलिलिक फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं हो रहा है, उसमें किसी तरह का कोई इवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और अगर आपको वहाँ पर एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज नज़र आता है, वहाँ आप जाकर देखते हैं, मेजर करते हैं, और मेजर्ड फ्रीक्वेंसी आपकी प्रेडिक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर इवोल्यूशनरी चेंजेस, कोई ना कोई फोर्स काम कर रहे हैं एंड द पॉपुलेशन इज इवॉल्विंग।